everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about benzene. तो बेंजीन जो है वो बहुत ही बेसिक मॉलिक्यूल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पहले हमको बेंजीन को जानना बहुत ज़रूरी है। बेंजीन को अगर हम जान लेंगे अच्छी तरह से तो नेक्स्ट स्टेप में जो भी कम्प्लेक्स नेम रिएक्शंस हैं हमारे, उसको समझना, उनके रिएक्शन मेकनिज़म को समझना बहुत आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज बेंजीन के स्ट्रक्चर से। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे डिस्कवर हुआ उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। क्या हुआ था, इन 1825 बेंजीन का जो था डिस्कवरी ऑफ बेंजीन हो गया। तो मतलब केमिस्ट लोग जो थे वो बेंजीन को ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे उनके एक्सपेरिमेंट्स में एंड लैब पर्पस पे, है ना। तो क्या हुआ था, बेंजीन जो है फिजिकली क्या है, बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड है ना। रूम टेम्परेचर में बेंजीन लिक्विड फॉर्म में रहता है और इसका कलर भी कोई नहीं रहता इन जनरल। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 5 डिग्री के नीचे अगर ये आएगा तो क्या होगा, ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, और ये अगर 80 डिग्री से ऊपर जाएगा तो इवापोरेट हो जाएगा। तो इन 5 से 80 तक ये क्या रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। और एक प्रॉपर्टी क्या हम लोगों को पता है कि बेंजीन जो होता है वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। फिजिकली ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में मिसिबल रहता है, लेकिन कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म में ये सॉल्युबल होता है। ये सब प्रॉपर्टी हमें पता है ना। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आया कैसे, इसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे पहले से ही। तो स्ट्रक्चर और कंपाउंड आने के बीच में बहुत से टाइम गैप था। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया था, बेंजीन का बहुत सारा प्रोपोजल स्ट्रक्चर दिया था, है ना। तो क्या था, पहले क्या देखा गया स्ट्रक्चर के बारे में बेंजीन के, कि जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है बेंजीन का वो देखा गया कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, अकॉर्डिंग टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट the molecular formula benzene should be what, C6H6। तो molecular formula क्या है इसका, C6H6। तो अगर ये C6H6 इसका molecular formula है तो क्या होगा, ये कोई सैचुरेटेड कंपाउंड तो हो नहीं सकता, है ना। तो सैचुरेटेड कंपाउंड के लिए जैसे और भी हाइड्रोजन चाहिए होंगे। तो अगर C6H6 है तो कैसा स्ट्रक्चर इसका हुआ होगा कि एक जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड रहता होगा, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जो होता है रहता है। अब ये जो है कार्बन का कितना वैलेंसी रहता है, 4। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, कार्बन की वैलेंसी 3 है। तो ये तो सैचुरेटेड सिस्टम नहीं होगा, ये अनसैचुरेटेड सिस्टम होगा। तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड रहेंगे, है ना। डबल बॉन्ड इसमें रहना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड रहते हैं, एक डबल बॉन्ड रहता है, एक सिंगल बॉन्ड रहता है। ऐसे रहता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो क्या देखा, अगर ये सिंपली ऐसा एक स्ट्रक्चर है तो इसको क्या करना चाहिए, इसको एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लाइक नॉर्मल एल्कीन, हमारा नॉर्मल जो एल्कीन होता है, अगर इसका प्रॉपर्टी अगर ये हमारा नॉर्मल एक एल्कीन है ना, तो इसके साथ अगर इसका प्रॉपर्टी सेम होगा तो क्या होगा, ये नॉर्मली ये क्या करता है, एडिशन रिएक्शन करता है ना। ये अनसैचुरेशन जो है इसका चला जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन होगा। लेकिन इसमें क्या देखा गया कि ये तो एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता है, ये क्या करता है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है। मतलब क्या होता है, इसका एक हाइड्रोजन चला जाता है यहाँ से और यहाँ पर दूसरा कोई ग्रुप आके लग जाता है। तो ऐसे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करता है, लेकिन ये एडिशन रिएक्शन नहीं करता है ना। ये देखा गया। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट ये था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन चेक किया गया। इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन
क्या होता है ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, व्हेन ए 1 mole of unsaturated compound converts into a saturated compound, then the heat which is evolved during this change, this is known as heat of hydrogenation. मतलब 1 mole of unsaturated compound जब 1 mole of saturated compound में convert होता है, तब जो हाइड्रोजनेशन जब होता है उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा उस रिएक्शन में, उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो अगर देखा गया, क्या देखा गया इसके बेंजीन के बारे में, अगर साइक्लोहेक्सीन जो हमारा कंपाउंड होता है, कैसा होगा साइक्लोहेक्सीन, ये हमारा नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन है, इसके साथ एक डबल बॉन्ड अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये है हमारा साइक्लोहेक्सीन, है ना। अब साइक्लोहेक्सीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कुछ 28 किलो कैलोरी के करीब था। नेक्स्ट देखा गया कि साइक्लोहेक्साडाइन जिसमें 2 डबल बॉन्ड होंगे, क्या होंगे, 2 डबल बॉन्ड, इसका क्या था, इससे डबल था, 56 के करीब था, है ना। तो इसका एक डबल बॉन्ड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जहाँ पर ऐसा होता है, तो 2 डबल बॉन्ड जब होते हैं तो डबल हो रहा है। तो अगर 3 डबल बॉन्ड बेंजीन में प्रेजेंट है तो बेंजीन क्या है असल में, बेंजीन इज साइक्लोहेक्साट्राइन, राइट। अगर ये स्ट्रक्चर देखिए और ये देखिए तो सिमिलर ही है, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्साट्राइन है इन जनरल। तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए 28 से, है ना। लेकिन एक्चुअल में देखा गया एक्सपेरिमेंट करके कि इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है, जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए उससे क्या होता है, लेस होता है, कितना, 36 किलो कैलोरी। तो नॉर्मल जो होना चाहिए था उससे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना कम हो रहा है, 36 किलो कैलोरी। और ये जो कंपाउंड है बेंजीन जो है वो साइक्लोहेक्साडाइन से बहुत स्टेबल कंपाउंड है और इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी कम हो रहा है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट की बात थी इसके स्ट्रक्चर में। और अनदर थिंग इज़, और एक जो चीज़ था वो था इसका बॉन्ड लेंथ, है ना। अब जब बॉन्ड लेंथ मेज़र किया गया बेंजीन का, तो बॉन्ड लेंथ कैसे मेज़र करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हो रहा है बॉन्ड लेंथ का, है ना, बॉन्ड लेंथ। अभी एक्सरे डिफ्रैक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का क्या बॉन्ड लेंथ चेक कर सकते हैं ना। तो जब देखा गया एक्सरे डिफ्रैक्शन करके बेंजीन का, तो क्या देखा गया कि इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है उसमें जो ऑल 6 बॉन्ड्स इसके होते हैं बेंजीन के, सारे बॉन्ड्स के लेंथ इक्वल हैं, है ना। तो अगर हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बेंजीन का देखते हैं तो इसमें 3 डबल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड और 3 जो है 3 है डबल बॉन्ड है। तो इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखा ही नहीं रहा है, इसको क्या दिखा रहा है, जे ऑल द बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट एंड उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का लेंथ होता है, इंटरमीडिएट होता है डबल एंड सिंगल बॉन्ड। तो ये सब को देखते हुए केकुली ने जो स्ट्रक्चर, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया था उसमें उसने क्या बताया था कि बेंजीन जो है बेंजीन का जो है इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर है, जिसके वजह से क्या होता है, इसके जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो अपना प्लेस चेंज करते हैं। तो इसका जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो अपना प्लेस चेंज करते हैं, इसने इतना बोला था केकुले ने और उसने ये स्ट्रक्चर दिया था। लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता था कि
ये एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं करता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करता है। बाकी सब जस्टिफिकेशन ठीक था केकुली का, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं हो रहा था कि ये क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों दे रहा है। बाकी सब साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्साट्राइन, सारे सब कंपाउंड क्या कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं। तो कि बेंजीन को क्या हो गया अचानक से कि ये एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन है या दे रहा है, दे नहीं रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों दे रहा है। तो ये जस्टिफाई करने में फेल रहा केकुली का स्ट्रक्चर, है ना। तो फर्दर हम लोग क्या कंक्लूजन पे आए कि अगर 36 किलो कैलोरी जो हीट इसका और जो एनर्जी इसमें लेस है वो क्या है, 36 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो क्या है, वो है रेजोनेंस। वो जो 36 किलो कैलोरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन का कम है, जिसकी वजह से ये साइक्लोहेक्साडाइन और साइक्लोहेक्सीन से डिफरेंट है। उसका क्या वजह है कि इसमें 36 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो कम है और वही है इसका रेजोनेंस एनर्जी। तो यहाँ से रेजोनेंस का थ्योरी आता है बेंजीन का कि रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, बेंजीन स्टेबलाइज ज़्यादा होता है साइक्लोहेक्साडाइन से और साइक्लोहेक्सीन से और बाकी सारे नॉर्मल एल्कीन से, है ना। रेजोनेंस की वजह से ही क्या होता है, इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। रेजोनेंस क्या है, ये जो बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज कर रहा है और डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड और वी कैन से दैट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं ना। तो रेजोनेंस में जनरली क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन जब हो रहा है तो बॉन्ड का भी डीलोकलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है ना। तो इसी की वजह से क्या होता है, इसमें रेजोनेंस दिखाई देता है और इसी के लिए इसको एरोमेटिक भी कहा जाता है। तो एरोमेटिसिटी में भी मैंने कहा था कि एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं वो लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि वो अपना एरोमेटिसिटी लूज़ नहीं करना चाहते। तो रेजोनेंस की वजह से ही क्या होता है, उन लोगों का एरोमेटिसिटी जो है वो लोग एरोमेटिकली स्टेबल होते हैं, है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है ना। तो इसीलिए हम बेंजीन की जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो बेंजीन है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड्स है ये एक्चुअली ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म करते हैं जो बेंजीन के ऊपर और नीचे के प्लेन में क्लाउड जैसे फॉर्म करके रहते हैं। तो ये ऐसा रहता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे भी बेंजीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर जब हम रिएक्शंस में देखते हैं तब बेंजीन को कैसा दिखाया जाता है, हम लोग सर्कल भी उसको बना सकते हैं ना, ऐसे करके। ये ऐसे भी बेंजीन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हमने बहुत बार देखा है कि sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। तो एरोमेटिसिटी पढ़ाने के टाइम में भी हमने देखा था कि वहाँ पर क्या होता है कि sp3 एटम जहाँ जो भी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा वो स्ट्रक्चर की क्या नॉन प्लेनर होगा, है ना। तो क्यों ये होता है कि sp3 के होने से ऐसा क्या हो जाता है कि वो नॉन प्लेनर होता है, और sp2 में और sp में ऐसा क्या हो जाता है। तो sp जो 2 है बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में कार्बन जो होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, है ना। तो इसके लिए हमको बेंजीन का ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो देखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेंजीन का क्या होता है। तो बेंजीन जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें रहते हैं। तो कहाँ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, टू एस पे 2 इलेक्ट्रॉन,
और जो 2p होता है उसमें रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये 2px, 2py और 2pz। तो यहाँ पर एक जो p ऑर्बिटल है ये वेकेंट है, एक p ऑर्बिटल क्या होता है इसका, वेकेंट होता है। अब हाइब्रिडाइजेशन के टाइम में होता क्या है, ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन एटम का, है ना। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब रिएक्शन के टाइम में क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा और क्या होगा, ये जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर आ जाएगा। तो 1s को हम रहने देते हैं, तो 2s का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर एक है, और क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आके इस वेकेंट p ऑर्बिटल में आ गया। अब जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जब हो रहा है, मतलब एक बॉन्ड फॉर्मेशन के पहले जब दो ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, तब क्या होता है, ये जो 2s है और 2p है ये दोनों मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और 4 कैसा, ये क्या हो गया, sp3, ये भी क्या है, sp3, ये 4 जो है ये हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन, जहाँ पर लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, यहाँ पर 2 हमारा लास्ट सेल जो अंतिम सेल होता है उसका इलेक्ट्रॉन्स है ये 4, तो 2s एंड 2p में वो लोग रह रहे थे। अब क्या हुआ, ये दोनों एक साथ मिल गए और क्या हुआ, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये जो है इसमें क्या है, 1s इलेक्ट्रॉन जो है एक है और p जो है वो 3 है, इसीलिए क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, sp3, इसी से ये नाम आया है ना। तो एक 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल, और ये जो है वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए हैं, p ऑर्बिटल से। तो हो गया ये सारे इक्वल एनर्जी के होते हैं एंड इसीलिए होते हैं sp3, है ना। अभी क्या होगा, हाइड्रोजन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड किसी कार्बन के ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, देखो अब ये ओवरलैप करेगा इसके साथ, तो ये जो ब्लैक कलर का है ये है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो क्या होगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, ऐसे होता है, इसके साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल जो है, जो होता है s, हाइड्रोजन के पास s ही ऑर्बिटल होते हैं ना। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, 1s1, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s1, है ना। तो हाइड्रोजन में क्या होगा, ये सर्कुलर का ये 1s ऑर्बिटल है, और हाइब्रिडाइज्ड कोई भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अगर हो तो उसका शेप कैसा होता है, ऐसा होता है ना। ये पूरी ये एग्जैक्टली डम्बल शेप भी नहीं होता, डम्बल शेप ये है हमारा p ऑर्बिटल, है ना, p ऑर्बिटल होता है हमारा डम्बल शेप। लेकिन अगर हमारा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो उसका शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसके साथ क्या हो रहा है, s का ओवरलैप हो रहा है ना। तो इससे बन रहा है CH बॉन्ड, किसका, मीथेन का, है ना। तो मीथेन का जो बॉन्ड बनता है वो ऐसे बनता है, जैसे मैं मीथेन बना रही हूँ यहाँ पर, ये मीथेन मॉलिक्यूल है, ये कुछ ऐसा रहता है, उसका एंगल कितना रहता है, 109 डिग्री 28 मिनट, है ना। तो ये जो है टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहता है, और इसका ओवरलैपिंग, ये बॉन्ड कैसे बन रहा है,
ये है S हाइब्रिडाइज्ड और इसका क्या है sp3। ऐसे बन रहा है मीथेन मॉलिक्यूल, है ना। तो इसमें जो कार्बन है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, ये इस कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो आप जब भी कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम को देखेंगे जो उसका सिंगल बॉन्ड है, तो वो क्या करेगा, sp3 ही करेगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर रहा है तो कैसे कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन किसके साथ, s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड कर रहा है ना। तो ऐसे होता है मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट sp2 में क्या होता है, जो बेंजीन में रहता है। अब बात करते हैं बेंजीन की। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेंजीन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन एटम का, है ना। तो बेंजीन तो जैसे मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में ऐसा रहता है, और एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ऐसा होता है। अब बेंजीन के टाइम क्या होता है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये इस s और बस 2 ही p ऑर्बिटल के बीच में होगा। तो ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक प्योर p ऑर्बिटल रहता है इसमें, है ना। ये जो है एक p ऑर्बिटल है। तो sp2 ऑर्बिट हाइब्रिडाइज जो रहते हैं कार्बन में, सपोज ये कार्बन है बेंजीन का, है ना, 6 कार्बन एटम्स ये है। अब क्या हो रहा है, एक कार्बन एटम के लिए कितना है, 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना। तो sp2 जो होते हैं ऐसे करके एक बेंजीन 2 और ये रहता है 3, मतलब ये रहता है ऐसे, एक ही प्लेन में तीनों रहते हैं, तीनों ऑर्बिटल क्या करते हैं, एक ही प्लेन में रहते हैं। अब इसका जो sp2 है सेकेंड कार्बन का, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये कार्बन के साथ ओवरलैप करेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, ये ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो ये क्या है हमारा sp2 ओवरलैप। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये sp2 इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है और इसका sp2 ऑर्बिटल है, ये दोनों ओवरलैप करके ये बना रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पर भी सिमिलर टाइप का ही ओवरलैप होगा, यहाँ पर भी सेम। तो ये जो है ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैप क्या है, sp2 का है ना। तो एक कार्बन क्या कर रहा है यहाँ पर, एक कार्बन जो है अगर ऐसे बनाए, ये 2 कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है, मतलब 2 sp2 इसका ऑक्यूपाई हो गया है ना, 2 बॉन्ड। अब क्या है, एक इसका sp2 अभी भी बाकी है। ये क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन एटम है जिसका s ऑर्बिटल है, इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो ये हो गया तीनों sp2 का जो बॉन्ड बना रहे
तो एक sp2 क्या कर रहा है, एक कार्बन का 2 sp2 2 कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा और एक sp2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और जो p वैकेंट ऑर्बिटल है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। इसको अच्छे तरीके से देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। तो ये है हमारा बेंजीन रिंग, सारे कार्बन एटम्स है, और ये क्या है हमारा, ये हाइड्रोजन के साथ ऐसे अटैच्ड है ना। अब क्या है, ये जो बॉन्ड है ये क्या है, sp2s है, ये भी सेम है। अब दो जो सिग्मा बॉन्ड इधर है, ये सिग्मा बॉन्ड, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है ना। और क्या बचता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर बचता है ना, जो कहाँ से आता है, जो कि आता है ये p ऑर्बिटल से। अब ये पूरा जो बेंजीन मॉलिक्यूल होता है वो एक ही प्लेन में रहता है ना, मतलब कि बोर्ड एक प्लेन है तो इसी प्लेन में ये मॉलिक्यूल रहते हैं, लेकिन इससे परपेंडिकुलर क्या रहता है, p ऑर्बिटल रहता है ना। तो p ऑर्बिटल कैसे रहेगा, p ऑर्बिटल अगर ये कार्बन है तो p ऑर्बिटल ऐसे करके परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। ये डम्बल शिफ्ट का p ऑर्बिटल रहेगा कैसे, ऐसे परपेंडिकुलर, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल इसमें होंगे वो क्या करेगा, ऑल्टरनेट जो डबल बॉन्ड्स है वो फॉर्म करेगा, है ना। वो अपना प्लेस जो है चेंज करके और डीलोकलाइज होके बेंजीन के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है। ये जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन बनाएगा, ये जो p ऑर्बिटल है वो बनाएगा ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये क्या करता है, डीलोकलाइज होता है, क्योंकि ये क्या कहाँ है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है बेंजीन के साथ परपेंडिकुलरली, जबकि सारे कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन ऐसे जैसे है, एक ही प्लेन में है, और उससे परपेंडिकुलर क्या है, उससे परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है ना। तो एक ही प्लेन में परपेंडिकुलरली क्या है, p ऑर्बिटल है, उसका इलेक्ट्रॉन है। अब हर 6 कार्बन एटम में इलेक्ट्रॉन है पाई ऑर्बिटल का, तो क्या कर रहा है, वो लोग डीलोकलाइज हो रहे हैं और बॉन्ड को भी क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है तो बेंजीन रिंग के ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है ना। तो इसीलिए इसको बेंजीन रिंग में ये जो है इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर को। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो हमने आज देखा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या था और कैसे उसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेट हुआ, डिस्कवर हुआ। उसके साथ साथ हमने देखा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया, हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, और क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है। वो हाइड्रोजन के साथ क्या हाइब्रिडाइजेशन करता है, कार्बन एटम के साथ क्या उसका ओवरलैपिंग होता है, ये सब कुछ हमने डिटेल्स में आज देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजीन के रिएक्शन के बारे में, ये कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। इसके साथ साथ क्या देखेंगे हम लोग इसका बाकी सब रिएक्शंस भी देखेंगे, और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड अल्काइलेशन, ये नेम रिएक्शन हम ये इनका भी मैकेनिज्म देखेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।